सबसे पहले आता है मेरे पास में प्लेस कर रहे, तो हम ये जानते हैं कि प्लेसिंग मेथड कैसा है। सबसे पहले तो यही हो जाएगा प्लेसिंग मेथड, एमटीडी का मतलब मेथड। प्लेसिंग मेथड कैसा है, आप पान से कर रहे हैं या आप ट्यूब से कर रहे हैं या आप सीट बेल्ट से कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्लेसिंग मेथड हो गया। दूसरा फॉलिंग हाइट, आप कितनी हाइट से इसको गिरा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल पास से इसको गिरा रहे हैं तब अच्छा होगा। एक हाइट से ज्यादा अगर आप गिराते हैं तो उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होती है। तो ये प्लेसिंग मेथड में आ गया। क्लियर है। दूसरा आता है हमारे पास में, जब कंक्रीट प्लेस हो चुकी है तो उस कंक्रीट में से एयर को हटाने के लिए, मतलब कॉम्पैक्शन करने के लिए, प्रॉपर कॉम्पैक्शन करने के लिए हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। मेथड आप जानते हैं दो तरीके का होता है। एक हो जाएगा मेरे पास में, अगर मैं वाइब्रेटर की बात करता हूं तो वाइब्रेटर दो तरीके के होते हैं, एक सरफेस वाइब्रेटर और एक इमर्स वाइब्रेटर जो अंदर वाइब्रेटिंग करता है। तो आपने कॉम्पैक्शन किस तरीके से किया, एक तो वाइब्रेटर हो गया, एक 100 से करते हैं आप लोग, एक 5 से करते हैं, तो डिपेंड्स करता है। तो ये हो जाएगा कॉम्पैक्शन मेथड, ये हो जाएगा कॉम्पैक्शन मेथड। जितना बढ़िया कॉम्पैक्शन होगा उतनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी, जितना कम कॉम्पैक्शन होगा उतनी बेकार स्ट्रेंथ होगी। ये हो गया कॉम्पैक्शन। कंक्रीट प्लेस कर दी, कॉम्पैक्शन कर दिया। अब आते हैं हम लोग क्योरिंग पे, तो यहां पे हो जाएगा मेरे पास में दैट इज द क्योरिंग मेथड। तो ये तीन मेथड जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि भाई इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो यहां पे हमने वो देख लिया बनाते टाइम, यहां पे हमने प्लेसिंग के टाइम। तो मैं अगर इसको कंक्लूड करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तीसरा पॉइंट हो जाएगा दैट इज प्लेसिंग कॉमा कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग मेथड, क्यूरिंग मेथड। तो ये इस पे डिपेंड करता है। क्लियर, कहां थे हम लोग, हाँ, ये इस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मेरे पास जो है वो एक पॉइंट और रहता है, वो ये रहता है कि हम ये जानते हैं कि कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो रहता है वो 30 मिनट का रहता है, वो 30 मिनट का रहता है। इसका मतलब ये रहा कि जैसे ही आप वाटर सीमेंट में ऐड करते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल, जैसे मिक्स बन जाता है, आपको ये चाहिए कि आप उसको इमीडिएट प्लेस कर दें ताकि 30 मिनट के अंदर वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लें, आप उस पर फर्दर वर्क कर सके। इट मीन्स द टाइम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसिंग, टाइम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसिंग विल आल्सो अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। इसीलिए आपने देखा होगा कि हेवी कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से कास्टिंग यार्ड बना होता है और हमें ब्रिज बनाना है या और कहीं बनाना है तो वहां से कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है रोटेटिंग रोलर में, जो कि एक फिक्स आरपीएम पे रोटेट करता रहता है। ठीक है, और वहां जाके उसको प्लेस कर देते हैं। तो ये पैरामीटर भी इसको अफेक्ट करता है। तो ये हो जाएगा दूसरा पैरामीटर, टाइम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसिंग, मिक्सिंग एंड प्लेसिंग, मिक्सिंग एंड प्लेसिंग। तो ये जो रहता है दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं इसको डिपेंड करता है। इसके अलावा हम लोग कॉमनली इन तीनों में एक पॉइंट होता है, वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये तीनों जगह काम में आती हैं, चाहे मिक्सिंग कर रहे हैं, प्लेसिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो ये सब जगह इफेक्ट करता है। सो दीज आर द पैरामीटर विच ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स। क्लियर है। तो याद रटना नहीं है, आपको सोच समझ के लिख लेना है, आराम से लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। क्लियर है। चलिए तो लिखिए, यहां तक हमने लिख लिया था। ये चीज कहां गया, अरे हाँ, तो ये आगे लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन में क्लियर वर्ड में लिखिए। ओके चंदन जी, इसी पे डिपेंड करता है।
अलग से इंट्रोडक्शन बोल के लिखवाते हैं, तो आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि आरसीसी के अंदर कंक्रीट मेन पैरामीटर है या मेन कंपोनेंट है जो लोड को बियर करता है, ठीक है ना। तो मुझे कंक्रीट के बारे में डिटेल से प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो सारे कंक्रीट को लेके ही बात कर रहे हैं। कंक्रीट का डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंप्लीटली फिनिश होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए टॉपिक ऑफ द कंक्रीट, और इसके अंदर पहला होगा दैट इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। पहला हो जाएगा दोस्तों हमारे पास दैट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सो पहला होगा हमारे पास में ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब ये है कि हमारे पास जो कंक्रीट है उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का मतलब है कि मार्केट में बताते कैसे हैं कि भाई ये कंक्रीट का स्ट्रेंथ इतना है और इसको आप लोग इस लोड के लिए यूज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो दैट रिप्रेजेंटेशन जो दिया जाता है वो हम लोग देते हैं ग्रेड के द्वारा। तो कंक्रीट का जो ग्रेड रहता है वो ग्रेड मार्केट में जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है हमारे पास दैट इज द M5 से लेके M100 के बीच में। M5 से लेके M100 तक जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब इस M5 से M100 अभी मैं 5 और M को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मतलब ना तो मैं M को बता रहा हूं ना 5 को बता रहा हूं। अभी मान के चलो इसका मीनिंग आता है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि ये जो ग्रेड है इसको हम लोग कैटेगराइज कैसे करते हैं, कौन सा ग्रेड किस में यूज होगा किस में नहीं होगा। हम जो कोड यूज कर रहे हैं उसमें कौन सा हम यूज करते हैं, मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है, तो उसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी देख लेते हैं। एंड PSUs में या JEN में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो हेडिंग लगाइए ग्रेड ऑफ कंक्रीट और इसमें पहला लिखिए अवेलेबल M5 to 100, और ये दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, IS 456 2000 एंड अदर कैटेगरी। तो ये लिखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज द IS 456 2000 जो कि हम लोग कोड यूज करते हैं RCC के लिए, और अदर कैटेगरी। तो पहला होगा अगेन, अब हम बात कर लेते हैं 1 by 1। तो 1 by 1 का मतलब हम लोग बात कर लेते हैं पहले IS 456 2000 को लेके। तो ये हो जाएगा IS 456 2000 के करस्पॉन्डिंग फर्दर कंक्रीट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हो जाएगा नॉमिनल मिक्स, दूसरा हो जाएगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तीसरा हो जाएगा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रिपीट कर दे रहा हूं, IS 456 2000 के रिस्पेक्ट में कंक्रीट को क्लासिफाइड किया गया या ग्रेड ऑफ कंक्रीट को कैटेगराइज किया गया 3 अलग अलग ग्रेड में, नॉमिनल मिक्स, प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सो हियर इट इज, नोट इट डाउन। ब्रेक मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अब मिलती कहाँ है ये पता करके लाओ चंदन। तो एज पर IS 456 2000 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसको हम लोग PCC से डिफाइन करते हैं, एंड RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। नाउ फर्स्ट वन, पहले नेक्स्ट हेडिंग लगाइए दैट इज द प्लेन मिक्स नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। तो माय डियर फ्रेंड्स, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट का मतलब क्या है?
तो एज पर IS 4562,000 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसको हम लोग PCC से डिफाइन करते हैं, एंड RCC रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। नाउ फर्स्ट वन, पहले नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, दैट इज द प्लेन मिक्स नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। तो माय डियर फ्रेंड्स, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट का मतलब क्या है? तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट को पहले समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए आप किसी विलेज में या नॉर्मल बिल्डिंग बना रहे, इवन सिटी में भी आल्सो, तो जो भी ठेकेदार होता है वो ये आपको बोलते हुए, आपने उनको सुना होगा कि यार एक काम करो, 1.5-3 का मिक्स कर दो, 1-2-4 का मिक्स कर दो, 1-3-6 का मिक्स कर दो। तो वो जो मिक्स बोल रहा है नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए, उस मिक्स को ही हम लोग नॉमिनल मिक्स बोलते हैं। जब वो ये मिक्स बोलता है, चाहे वो 1 मंजिल का बना रहा है, चाहे वो G+1 या G+2 स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है, तो वो नॉर्मली ये बोल देता है कि भाई आप ये इसमें मिक्स कर दीजिए, जबकि उसको ये नहीं पता है कि भाई यहाँ पे जो लोड है वो कितना आ रहा है और कौन सा लोड आ रहा है, राइट, इररिस्पेक्टिव विद द लोड। तो जो भी हम मिक्स बनाते हैं जो कि लोड पे डिपेंड नहीं करता बट नॉर्मली वो सुटेबल होता है, दैट मिक्स इज नोन एज द नॉमिनल मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स को हम लोग ये बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज मिक्स वेयर, it is mix where proportion are predefined, proportion are predefined। प्रीडिफाइंड का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसमें देखता हूं तो प्रीडिफाइंड का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट ऑन लोड, इंडिपेंडेंट ऑन लोड, ये लोड पे डिपेंड नहीं करता है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस, जब ये लोड पे डिपेंड नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो यूज होगा, यूज किस में होगा, फॉर नॉर्मल स्ट्रक्चर, और टेम्परेरी स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर कौन से, नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हो गया रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो 1 या 2 स्टोरी की होती है, राइट, ठीक है। और टेम्परेरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होगा, जैसे मान लीजिए कि मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है या पावर प्लांट बनाना है, जिसको बनने का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल या 3 साल का है या 1.5 साल का है। तो 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए जो वर्कर के लिए कॉलोनी बनाई जाती है, जिसको 2 साल बाद में डिस्ट्रॉय कर देना है, उसको बोला जाता है टेम्परेरी स्ट्रक्चर। तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए ये हो गया जो किसी भी टाइम कंज्यूमिंग स्ट्रक्चर के लिए जो बनने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, उसके लिए हम लोग वर्कर के लिए जो कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है, तो वो इसमें आ जाता है। और नॉर्मल बिल्डिंग जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए होगा। चूंकि इंडिपेंडेंट लोड है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर जो लोड आता है वो बहुत ही कम लोड होगा और उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका यूज कहां नहीं होगा, नॉट यूज, इसका यूज कहां नहीं होगा, तो नॉट यूज कहां नहीं होगा, तो आप खुद बता दीजिए कहां नहीं होगा। सीधी सी बात है, जब ये इंडिपेंडेंट यानी कि प्री डिफाइंड है और लोड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस हैवी लोड में डिजाइन नहीं होगा, हैवी लोड में इसको यूज नहीं करेंगे, अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर में इसको यूज नहीं करेंगे, राइट। तो कहां यूज नहीं होगा, अंडर हेवी लोड, अंडर हेवी लोडेड स्ट्रक्चर, हेवी लोडेड और अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर,
इस वाले वर्ड से ही सारा पॉइंट लिखा है, रटना नहीं है, आप खुद इसको समझ के लिख सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि भाई प्रोपोर्शन पहले से डिफाइन है, तो कितना डिफाइन है, तो उसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो M5 होगा उसके लिए मिक्स होगा सेंड सीमेंट और एग्रीगेट को लेके, सॉरी सीमेंट सेंड और एग्रीगेट को लेके 1510, 7.5 के लिए होगा 148, M10 के लिए होगा 136, 15 के लिए होगा 124 एंड 20 के लिए होगा 1.5 एंड 3, 25 के लिए होगा 112। ठीक है, पहले जब ऑफलाइन पेपर था जेईएन का तो इस वाले टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब रेंडमली पूछे जाते थे। चूंकि अब ऑनलाइन है तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन का लेवल भी चेंज किया गया, चेंज करके क्वेश्चन ये पूछा गया, आप सबको आंसर देना, मैं बाद में लिखने को बोलूंगा। क्वेश्चन ये पूछा गया कि भी नॉमिनल मिक्स के लिए IS 456 2000 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ग्रेड कितना होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, IS 456 2000 के करस्पॉन्डिंग नॉमिनल मिक्स के लिए, जो कि हमारे पास में यही है जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, नॉमिनल मिक्स के लिए मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होगा। नेहा, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट किस बेसिस पर क्लासिफाइड है, अभी बताते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो एक्सपोजर कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है राहुल, ये भी IS 456 बिल्कुल। इंडिपेंडेंट ऑफ लोड और इंडिपेंडेंट ऑन लोड, बताते हैं बेटा। आर्या, ले बताओ ये कौन है, सिद्दीकी। यार एक चीज बताओ, सामने टेबल लिखी पड़ी है, आपसे पूछा, ये नॉमिनल मिक्स के लिए ही है, ऑब्वियस बात है, प्री डिफाइंड है, तो सामने देख के बताओ क्या है ये M10 और M60 वाला कौन है। क्या करते हो यार, आप लोग इंजीनियर बन रहे हो भाई, मजाक थोड़ी बन रहा है। बताओ, जो सामने ये नॉमिनल मिक्स के लिए लिखा गया है और इससे ही आपसे टेबल, ऑब्वियस बात है कि प्रोपोर्शन भी पूछा जा सकता है, तो ये भी तो पूछ सकते हैं कि भाई कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट मैक्सिमम यूज करते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस इज अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा IS 456 के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया जाता है, दैट इज द M20। जो हम लोग मैक्सिमम ग्रेड यूज कर रहे हैं वो M20 है, 25 IS 456 के रेस्पेक्ट में नहीं है, बट नॉर्मली ले लिया जाता है। IS कोड तो कहता है कि M20 तक आप यूज करिए, उससे ज्यादा के लिए ऑब्वियस बात है लोड ज्यादा है तब भी आप हायर ग्रेड पे जा रहे हैं, तो IS कोड उसको अलाउ नहीं करता है, बट सामान्यतः इसको यूज किया भी जाता है। दैट्स ओके, साइट इंजीनियर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एज पर IS 456 2000 मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मिक्स इज द M20, याद रखना है। हालांकि 25 का रेशियो भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, बट IS कोड ओनली M20 तक अलाउ करता है। क्लियर, चलो तो अब नोट कर लो इसको। तो जिसका M20 है वो सही है, बाकी रुको मत जाने दो। इसमें अगर आप कोमा यहां लगाते हैं तो स्टेटमेंट का मीनिंग अलग हो गया, अगर आप यहां लगाते हैं तो मीनिंग अलग हो गया, और यहां लगाते हैं तो अलग हो जाता है। यही चीज आप हमसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आर्या, आगे क्यों जा रहे हो भाई, जितना कर रहे हो उतना करते जाओ ना। PCC के लिए M15 होगा ना, पता नहीं PCC क्या है अभी। फटाफट नोट करिए, क्विक फॉर्मुलेशन बेसिस होगा। चलिए, तो उसके बाद में ये लिख लो फटाफट टेबल, इट इज द इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन बहुत पूछे गए टेबल से, तो ध्यान रखना है।
बताओ ब्रेक कब होगा, कब दिया जाता है ब्रेक आप लोगों को? नॉमिनल मिक्स का रेंज M5 से M20। हाँ ठीक है प्रिंस, सही लिखा है आपने, 10-15 वैसे सर। सर रेशियो बाय वॉल्यूम, हाँ सर पहले बोर्ड का कॉर्नर में टाइम लिखा रहता था तो पता चल जाता कि लेग हो रहा है या नहीं। क्या बोल रहे हो सर? पहले बोर्ड के कॉर्नर में टाइम लिखा रहता था तो पता चल जाता कि लेग हो रहा है या नहीं। ये लेग टाइम अभी भी लिखा आ रहा होगा शायद, नहीं है, देखते हैं अभी। 10:30 सर डेली क्लास, बताओ। मतलब कंटेंट पे ध्यान नहीं है, पहले ब्रेक चाहिए, बताओ यार। थोड़ा अपने आप को कष्ट दीजिए। फटाफट नोट करो इसको क्विक। डेली कितने देर की क्लास रहेगी? 8 बजे से 1 बजे तक मिनिमम। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप अच्छा साथ देंगे तो थोड़ा और टाइम अपन कर लेंगे अपने हिसाब से। क्वेश्चन कराना जरूरी है। आप अभी पहला क्लास है तो अभी आपको थोड़ा आइडिया नहीं हो पा रहा होगा, बट 1-2 क्लास होने दीजिए। आप लोग खुद बोलेंगे कि सर अभी थोड़ा और होने दो, बट जो करवा रहे हैं उसको डेली करते जाइएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आएगा, ये ध्यान रखें, ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट PCC जिसको हम लोग बोलते हैं। इट इज द प्लेन, PLAIN है, ये PLANE नहीं होता है, दोनों में अंतर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल जो कंक्रीट है उसको लेके। ठीक है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की हम बात करें तो दोस्तों हम ये जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम ये जानते हैं कि भाई जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है वो कंक्रीट में रेनफोर्समेंट नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये नॉर्मल कंक्रीट है, और कंक्रीट की मेन स्ट्रेंथ जो होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की लगभग 1/10% ही रहती है, यानी कि 10% ही रहती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज वहां नहीं कर सकते जहां पे टेंशन हमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट, इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में पहला हो जाएगा इट कैन बी यूज अंडर स्टैटिक कंप्रेसिव लोड ओनली, स्टैटिक कंप्रेसिव लोड ओनली, राइट। it cannot use under tensile load, तो इसको हम लोग टेंसाइल लोड के अंडर में यूज नहीं कर सकते। और इसमें जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आता है, वो हो जाएगा मेरे पास M15, M20 और M25,
10, 15 सॉरी 15, 20 और 25। क्लियर? तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड जो होगा दोस्तों हमारे पास दैट इज द M15 होगा। नोट करिए। साउंड नहीं आ रहा। नदीम एक बार अपना ये रिफ्रेश करो अकाउंट। आप क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा। नदीम योर रिफ्रेश योर अकाउंट प्लीज। बेटा जल्दी करो, मैं वापस रिपीट कर दूंगा। पीसीसी रिपीट कर दीजिए प्लीज, नेट इश्यू। जो रहता है दैट इज मेड विथ ओनली कंक्रीट, इसमें एनफोर्समेंट नहीं होता है। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि कंक्रीट की जो मेन स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहती है वो इसकी लगभग 1/10 या हम लोग बोल सकते हैं 10% ही रहती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो दिखती सी बात है कि मैं इसका जो यूज है वो ओनली वहां करूंगा जहां पे कंप्रेसिव लोड आ रहा है। टेंसाइल जहां पे आएगा मैं वहां पे इसका यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इसकी बहुत कम रहती है। ठीक है, सो दैट इज द मीन ऑफ द पीसीसी। नदीम एंड क्या नाम था इसका, अनुज, आई होप इट इज क्लियर राइट। ये हो जाएगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट को लेके। नेक्स्ट हो जाएगा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का मतलब है कि हम कंक्रीट के अंदर जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है हम ऐसा मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं, एम्बेडेड कर देते हैं, रेनफोर्स कर देते हैं जो मेंबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। तो जो मटेरियल ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट। और रेनफोर्समेंट यहाँ पे जो होगा वो स्टील का रहता है। जनरली अभी हम स्टील मान लेते हैं, बाद में इससे और डिटेल में काफी बातें करनी है इसको लेके। तो चूंकि हमने टेंसाइल कैपेसिटी कंक्रीट की कम थी तो उसको कैरी करने के लिए, यानी कि टेंशन को कैरी करने के लिए हमने अलग से मटेरियल ऐड कर दिया। तो वो जो मटेरियल, वो जो मेंबर बना है उसको हम लोग बोलते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, और ये किसी भी तरह का लोड ले सकता है। इट कैन बी यूज इन अंडर एनी काइंड ऑफ द लोड। ठीक है, तो पहला हो जाएगा इसके अंदर, ये क्या हो जाएगा, इट कैन बी यूज अंडर एनी काइंड ऑफ लोड। ये किसी भी तरह के लोड को ट्रांसफर करने में यूज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर अगर हम देखें तो ग्रेड जो होगा मेरे पास वो ग्रेड हो जाएगा, इसमें आ जाएगा M20 से लेके M55, M20 से लेके M55। So these are the range of the grade of concrete that is used in the RCC: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। टोटल 8 ग्रेड होती हैं। नंबर ऑफ ग्रेड की अगर हम बात करें तो ये नंबर ऑफ ग्रेड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रेड हो जाएगा आपके पास दैट इज, ये हो जाएगा 20, M25, 30, 35, M40, 45, M50 and M55। So this is the one। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ ग्रेड जो हो जाएगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो नोट करिए। अब यहां पे अगर हम पहला पॉइंट ये लिखें तो क्या होगा,
पहला पॉइंट अगर हम ये लिखें तो भाई हमने यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये देखो नॉमिनल मिक्स के लिए अगर हम बात करें तो IS 456 से करस्पॉन्डिंग 3 ग्रेड, हम 3 कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो भाई मेरे पास में M5 से लेके M20 तक है, और इसमें अगर हम देखें तो M15 से लेके M25 तक है, और इसमें अगर हम देखें तो M20 से लेके M55 तक है। ये हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं। सो इट इज वेरी क्लियर दैट कि IS 456 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है M60 एंड अबव ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। पहला पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूं नोट 1 करके, क्या हो जाएगा कि भाई IS 456 2000 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर M60 एंड अबव ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, दैट इज तो ये हो जाएगा IS 456 2000 is not applicable for M60 and above grade of concrete and above grade. So IS 456 2000 is not applicable for M60 and above grade of concrete. This is the note 1. Now note 2. As per IS 456 2000, minimum grade of concrete, तो पहला हो जाएगा PCC के लिए हो जाएगा M15 और RCC के लिए हो जाएगा M20, ठीक है। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर हम बात करें तो PCC के लिए होगा M15 एंड RCC के लिए हो जाएगा M20, एंड दिस इज रिटन फ्रॉम द पॉइंट विच वी हैव डिस्कस। PCC के लिए M15 एंड RCC के लिए दिस इज द M20। तो यही पॉइंट हमने यहां पे अलग से लिखा है। द साउंड इज क्लियर एंड इसके ऊपर वो डिजाइन मिक्स यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल मोहित, इसके ऊपर जो हम M20 के ऊपर जो है हम लोग डिजाइन मिक्स यूज करते हैं, दैट्स राइट। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों हमने IS 456 से करस्पॉन्डिंग 3 कैटेगरी में बात कर लिया था, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट और RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं हमारे पास में अदर कैटेगरी ऑफ ग्रेड को लेके, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए अदर कैटेगरी। अदर कैटेगरी के अंदर हमारे पास में फर्दर 3 ग्रेड होती हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अदर कैटेगरी के अंदर इसके बाद में हम लोग ब्रेक ले लेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट इसमें खत्म हो जाएगा। अदर ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर हम बात करें तो इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, दैट इज द ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो पहला हेडिंग लगाइए ऑर्डिनरी कंक्रीट। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप लोग बोल दीजिए, मैं बोल देता, आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। मेरी क्लास में अगर आपको कुछ भी वर्ड ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, आपने ये क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये 2 ही क्यों आया है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, इट इज माई क्लास और इस क्लास में आप फ्री हैं सब्जेक्ट को लेके कुछ भी पूछने के लिए। अगर मैं कोई भी वर्ड लिख रहा हूं और वो अगर आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, आप पूछिएगा कि सर क्या है,
और आई विल आंसर यू। मैं कोशिश ये करूंगा कि किसी का भी डाउट यहाँ से जो है खाली ना जाए। अभी तक जो जो आए मैंने सबके आंसर दिए और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि सबका क्लियर रहे। बट ये आपकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर कुछ भी लिखवा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो डू नॉट राइट कॉपी ब्लाइंडली। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब तक समझ में नहीं आए आप लोग डाउट लिखिए, आई विल आंसर यू। मेक श्योर कि वो बन रहा है। एग्जाम पास में है, अक्टूबर में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो हम जो सब्जेक्ट क्लास में कर रहे हैं वो हर एंगल से खत्म ही हो, मेरा कोशिश ये रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा रहेगा, ठीक है। और मैं ये बार बार कत्ते ही नहीं बोलूंगा कि फालतू के ये जो भी मोटिवेशन टाइप हैं, आप सारे मोटिवेटेड हैं और समझदार हैं तभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और कंपटीशन मजाक नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि सर शर्म आ रही थी, पूछूंगा तो क्या सोचेंगे। लेट देम टू थिंक। आप अपनी जॉब की बात करें, अपना परिवार है और उसके बारे में सोचें। ये क्लियर कट माइंड में होना चाहिए कि सिलेक्शन लेना है और उसके लिए हर चीज वो करनी है जो एग्जाम को लिए चाहिए। सो इट्स माई क्लास। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक शुरू होंगे, दैट ऑल द टॉपिक बेसिकली डिपेंड्स ऑन द थिंकिंग। और मेमोराइज करने के लिए कुछ याद करना, कुछ समझना है, क्यों क्या कैसे पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मली पता हो क्योंकि जेईएन का लेवल अभी ये बना हुआ है। सो ध्यान रखिए, आप समझदार हैं, मैच्योर हैं, कोई 2 साल के बच्चे नहीं है कि बार बार आपको उकसाया जाए, ठीक है। फ्री है आप मेरी क्लास में पूछने के लिए, वो कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर भी नहीं पूछते हैं तो फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। ओके, तो अदर कैटेगरी के अंदर पहला हो जाएगा ऑर्डिनरी कंक्रीट। एंड ऑर्डिनरी कंक्रीट यानी कि नॉर्मल कंक्रीट जो हम लोग बोलते हैं। और नॉर्मल कंक्रीट के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो ग्रेड यूज होता है M10, 15 और 25, ठीक है। जैसा नाम में दिया गया है ऑर्डिनरी कंक्रीट, तो इसका जो यूज होता है वो नॉर्मल वर्क के लिए होता है। लाइक अगर हमें फुटिंग देना है, नॉर्मल 1 या 2 मंजिल स्टोरी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा मंजिल का है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि हेवी लोड आएगा। लाइट लोड में इसका यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ऑर्डिनरी कंक्रीट। अब एग्जामिनर ने क्या किया? एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि ऑर्डिनरी कंक्रीट में मिनिमम ग्रेड और मैक्सिमम ग्रेड कौन सा है, उसने ये पूछ लिया कि नंबर ऑफ ग्रेड इन ऑर्डिनरी कंक्रीट इज। तो नंबर ऑफ ग्रेड इन ऑर्डिनरी कंक्रीट इज 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ ग्रेड की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी मिक्स के अंदर नंबर ऑफ ग्रेड हो जाएगा इसके अंदर, दैट इज द 3 एंड इट इज रिटन हियर। ओके, इसका जो यूज होता है नॉर्मल वर्क के लिए, नॉर्मल वर्क इन द सेंस कि फुटिंग हो गया या लीन कंक्रीट, नॉर्मल कंक्रीट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां पे इसका यूज होता है। क्लियर? लीन कंक्रीट का मतलब ये होता है कि वो कंक्रीट जिसमें सीमेंट कंटेंट 10% से ज्यादा नहीं है। इट इज वेरी रेयर नॉर्मल वर्क के लिए अगर हम कर रहे हैं, है ना, कहीं पे फाउंडेशन देना हो तो उसके लिए बेस बनाना हो तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इवन समटाइम्स फुटिंग में इसका हम यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द वन। Cement content less than about 10% of the total content can be called as the lean concrete. And अगर मैं IS 456 की ग्रेड से इसको कंपेयर करता हूं तो ऐसी कौन सी ग्रेड है? नॉमिनल मिक्स हो गया, PCC हो गया, RCC हो गया। तो ऐसी कौन सी ग्रेड है जो इसमें सूट करती है या ये उसमें सूट करता है? तो नॉमिनल मिक्स के अंदर 5, 7.5, 10, 15, 20 और 25। तो मेरे पास में अगर मैं देखता हूं तो ये 15, 10, 15 और 20। अगर मैं पीसीसी की बात करता हूं तो पीसीसी में 10 नहीं आता है, तो पीसीसी में नहीं होगा, आरसीसी में वैसे भी नहीं हो रहा। तो दिस ऑर्डिनरी कंक्रीट इज परमिटेड ओनली इन द नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। और ये एग्जाम के अंदर पूछी हुई चीज है, मतलब दोनों की ग्रेड एक साथ अगर मुझे पूछनी है तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट इट डाउन। चलो, बिल्कुल सही स्पीड है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा स्लो कर देंगे, ठीक है, स्पीड ज्यादा नहीं है। सर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी क्या लिखा था? आरसीसी के लिए M20 होता है सिमरन। मिनिमम
गेट और आईएएस के 75% सोल्व कर लें, ऐसा होना चाहिए सर प्लीज। चंदन, अगर 75% ईएससी के प्रॉब्लम सोल्व कर लोगे तो आपका ईएससी ना निकल जाए? क्या बात करते हो यार। बैच की अपनी एक मर्यादा है और एग्जाम की, बैच छोड़ो, एग्जाम की अपनी एक मर्यादा है। इन दिस डेज जेईई में भी हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप क्लास का मैटर टाइम टू टाइम करते रहिए, जितना आपका लेवल है उस लेवल से ज्यादा ही मैटर आपके नोट्स में होगा। और एग्जाम का लेवल इन डेप्थ नहीं है, इन वैरायटी है। ये गलत कंसेप्ट है। डेप्थ क्या होती है, कभी थोड़ा आगे बढ़ो फिर बताऊंगा एक टॉपिक को बता के डेप्थ क्या होती है। कंसेप्ट योर, आई मीन क्लियर योर कंसेप्ट। ठीक है, नोट इट डाउन। जस्ट हेल्प योर सेल्फ, जो बोला जा रहा है आप अपने आप के लिए उतना कर दीजिए, बाकी एग्जाम मेरा सब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। लीन कंक्रीट नहीं समझ में आया, 10% किसके रिस्पेक्ट में लिखा तो है भाई, और टोटल कंटेंट जितना भी उसके अंदर मिलाया जा रहा है, टोटल वॉल्यूम का जो 10% है वो सीमेंट होता है। अगर उससे कम है तो हम लोग उसको लीन कंक्रीट बोलेंगे। मोहम्मद, ठीक है। ऊपर एक डाउट पूछा था मैंने, जो भी डाउट है उसको दोबारा लिख दो बेटा। सो दिस इज अबाउट द ऑर्डिनरी कंक्रीट। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट की अगर हम बात करें तो मोस्टली, अगर मैं बिल्डिंग की बात करता हूं तो सामान्यतः जो बिल्डिंग डिजाइन्स होती है वो स्टैंडर्ड कंक्रीट से हम लोग कर सकते हैं। बिकॉज दिस कंक्रीट जो ग्रेड रखता है, कंटेंट करता है, वो M25 से लेके M60 तक है। और मोस्टली जो स्ट्रक्चर है वो इसी ग्रेड से बनते हैं, ठीक है ना। तो M25 से M60 जो है वो इसके अंदर कंटेंट होता है। जब मैं M25 से M60 की बात करूंगा तो 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। तो नंबर ऑफ ग्रेड जो होते हैं वो कितने हो जाएंगे इस मिक्स के अंदर? वो हो जाएंगे मेरे पास में 8। ये क्वेश्चन जेईएन में 2 बार, एसएससी जेईएन में 2 बार आ चुका है। तो नंबर ऑफ ग्रेड जो स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए है वो 8 होता है। इस क्वेश्चन को पूछने का एक लॉजिक भी है। कारण क्या है कि अगर मैं पुराना कोड का मतलब अमेंडमेंट जो आए हैं आरसीसी के अंदर, अगर मैं 4th अमेंडमेंट को हटा दूं तो पहले जो स्टैंडर्ड कंक्रीट की ग्रेड थी वो M25 से M55 थी। M60 जो था वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में था। अमेंडमेंट नंबर 4 के अंदर चेंजेस कर दिया गया और M60 को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से हटा के स्टैंडर्ड कंक्रीट में शिफ्ट कर दिया गया। और ये क्वेश्चन मान के चलिए कि 4 से 5 बार पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, अलग अलग एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो क्या होगा मेरे पास, दैट इज, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज M25 से M60, नंबर ऑफ ग्रेड जो होगा वो 8 होगा। इसका यूज आरसीसी वर्क के लिए होता है और प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के लिए भी होता है। एंड दिस इज द नोट, मैं क्लियरली मेंशन भी कर रहा हूं। अमेंडमेंट नंबर 4 के अंदर M60 कंक्रीट इज शिफ्टेड टू स्टैंडर्ड कंक्रीट, इसमें शिफ्ट कर दिया गया। कहां से? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है। क्लियर है? पहले इसमें था ये और उसको उधर शिफ्ट कर दिया गया। नोट इट डाउन, स्टैंडर्ड कंक्रीट को लेके। आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे? अभी तो आरसीसी पढ़ाएंगे। प्लीज टीच ओनली एसएससी जेईई लेवल, वी डोंट हैव नीड आईएएस लेवल। मैं, आप विश्वास रखिए, मेरा जो मैटर होगा जेईएन एईएन का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी क्वेश्चन है जेईएन एईएन वाले वो बन जाएंगे, इतना विश्वास रखिए।
नोट करो एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एज इट इज स्टेटमेंट पूछा गया एग्जाम के अंदर। चलो नेक्स्ट वन, फटाफट कॉपी करो इसको क्विक। ओके नेक्स्ट वन, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। सो अमेंडमेंट नंबर 4 से पहले 60 इसमें लिखा था बट इट हैज बीन चेंज, नाउ इट इज 65 से लेके 100। पहले जो था इसकी ग्रेड वो थी हमारे पास दैट इज द M60 से लेके M80। पहले जो ग्रेड था वो क्या था, M60 से लेके M80 था। नाउ इट हैज बीन चेंज दैट 65 to 100, 80 से 100 भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया। दैट इज आल्सो अमेंडमेंट नंबर 4। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि भी हमारे पास में जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो 65 से 100 हो गया, पहले 80 तक था। तो अभी 85, 90, 95 और 100 ये ऐड कर दिए गए हैं। सो अगर आप इसमें ग्रेड काउंट करोगे तो 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100 नंबर ऑफ ग्रेड जो हो जाएगा वो 8 होगा इस मिक्स के अंदर। एंड ऑब्वियस सी बात है जब हायर ग्रेड कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो ये हेवी लोडेड में लाइक ब्रिज के अंदर या प्रीस्टेस कंक्रीट जहां पे बहुत हेवी लोड ट्रांसफर करना वहां पे इसका यूज होगा। नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर इसको यूज नहीं करते हैं। एंड अमेंडमेंट नंबर 4, कंक्रीट ग्रेड इज इंक्रीज M80 to M100। सो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो ये है, नोट इट डाउन। सर IS कोड में अभी भी M60 से M80, नाउ आई एम करेक्टेड, थैंक यू। चलिए सो फटाफट नोट करो इसको। अमेंडमेंट नंबर 4 कब हुआ, इसका डेट क्या था? ये शायद 2013 के लगभग आया था। अमेंडमेंट नंबर 5 तो 2019 में आया है। 4 वाला आई थिंक 2013 के लगभग है, आई थिंक सो। चलिए दोस्तों, तो दिस इज ऑल अबाउट द ओनली फॉर डेफिनेशन ऑफ द कंक्रीट एंड ग्रेड। कंक्रीट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं जो कि हम ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एंड नाउ इंटरेस्टिंग चीजें अब शुरू होगी। ये तो फैक्ट थे, याद रखना ही रखना, कोई चॉइस है नहीं आपके पास में, ठीक है। और भी इसमें कुछ मिलता है तो आपको और डिटेल में बता दिया जाएगा। बताने का मतलब है कि आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। 2013 ही है सर, हाँ। ऑर्डिनरी कंक्रीट का नोट लिखा, आजा। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। कितनी देर का ब्रेक लें? 5 मिनट का काफी है, हाँ जी। नंबर ऑफ ग्रेड मिक्स इन नॉमिनल मिक्स।
Everyone please show your present. Everyone please. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन। प्रेजेंट सर, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो बात करी थी उसके अंदर हमने ओनली कंक्रीट, एक तो स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, कंक्रीट की डेफिनेशन और उसके जो पॉइंट है वो क्या क्या होते हैं, उस नॉर्मल बातें हमने देख ली थी और क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए जेईएन के अंदर। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कुछ फॉर्मुलेशन और स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे होती है और कितनी होती है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या प्रोसीजर है वगैरह वगैरह, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। ब्रेक ज्यादा हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे कि जो टाइम दिया है उससे 1 मिनट भी ज्यादा ना होगा, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ व्योम। ओके स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की हमें स्ट्रेंथ निकालनी है तो पहला पॉइंट आता है कि स्ट्रेंथ ही क्या है और ये हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या इसके पॉइंट हैं, उसके बारे में हम लोग जरा देख लेते हैं। अभी मैं कोई कमेंट नहीं देख रहा तो आप लोग उधर भी कुछ मत लिखिए, फोकस करिए यहाँ पे कि एग्जैक्टली है क्या, बिना रटे कैसी डेफिनेशन याद रखना है और क्या क्या पॉइंट होंगे तो वो हम जरा देख लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो स्ट्रेंथ को हम लोग लिखते हैं दैट इज, ये लिखना नहीं है समझाने के लिए है, स्ट्रेंथ को अगर मैं लिखता हूं तो स्ट्रेंथ क्या होता है, दैट इज मैक्सिमम सेफ लोड रेजिस्टिंग कैपेसिटी, लोड रेजिस्टिंग कैपेसिटी, दिस इज नोन एज द स्ट्रेंथ। एक सिंपल डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखना है। अब पॉइंट ये आता है कि इसका मतलब क्या है और ये क्या है एग्जैक्टली। तो मैक्सिमम सेफ लोड रेजिस्टिंग कैपेसिटी, रेजिस्टिंग को हम लोग ये जानते हैं कि अगर मैं किसी भी बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो फोर्स या लोड अगर लगाता हूँ तो लोड लगाने से बॉडी उस लोड को रेजिस्ट करते, इंटरनली रेजिस्ट करती है। तो जो रेजिस्टिंग नेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस आप लोग जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही होता है ना। तो दिस इज द स्ट्रेस और इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, यानी कि अगर मैंने किसी भी बॉडी पे अगर मान लो कुछ P फोर्स लगाया तो P फोर्स लगाने से ये किसी भी क्रॉस सेक्शन पे कितना रजिस्ट कर रही है, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे कितना रजिस्ट कर रही है, दैट इज गिवन बाय द स्ट्रेस, दैट इज गिवन बाय द स्ट्रेस। ठीक है। नाउ जैसे जैसे हम लोग इस लोड को वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो वैसी बात है यहाँ पे जो रजिस्टिंग फोर्स होगा वो भी बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा तो स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। हम ये जानते हैं कि भाई किसी भी बॉडी का, बॉडी या मेंबर कुछ भी ले लीजिए, किसी भी बॉडी की अपनी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि ये यहां तक लोड ले सकता है, यानी कि रजिस्ट कर सकता है। अगर आपने इससे ज्यादा लोड लगाया, और वैसी बात है जितना ज्यादा लोड लगाएंगे उतनी ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, तो इस बॉडी की अपनी एक कैपेसिटी है कि इससे ज्यादा ये लोड रजिस्ट नहीं कर सकता। अगर आपने इससे ज्यादा लोड लगाया तो मेंबर फेल ही होगा और कोई चॉइस नहीं है। तो इट मींस कि अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास में मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर मैं लिखता हूं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर मैं लिखता हूं तो वो जाना जाता है स्ट्रेंथ के द्वारा। और अगर मैं बोलता हूं कि अगर मान लीजिए मेरी कैपेसिटी 50 किलो न्यूटन है, यानी कि मेरी स्ट्रेंथ अगर 50 किलो न्यूटन है तो 50 मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा रजिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे 50 से कम लोड दिया गया, 10, 15, 20, 25, 30, 40 वॉट एवर द लोड, तो जो भी लोड दिया जाता है अगर वो लोड का वैल्यू स्ट्रेंथ से यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी से अगर कम है तो उस लोड के रेस्पेक्ट में जो इंटरनली रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो कंक्लूजन क्या निकला कि भी किसी भी बॉडी के लिए स्ट्रेस जो होता है वो वेरिएबल होता है,
और स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्ट्रेंथ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर हो गया। स्ट्रेस किसी भी बॉडी के लिए वेरिएबल है और स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि भाई मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। इससे ज्यादा लोड रजिस्ट नहीं कर सकता। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा कि मैक्सिमम सेफ लोड रजिस्टिंग कैपेसिटी, कितना मैक्सिमम सेफ लोड रजिस्ट यानी कि इंटरनली रजिस्ट कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी क्या, वो उसकी क्या प्रॉपर्टी क्या जानी जाएगी, स्ट्रेंथ के द्वारा। सो दिस इज द स्ट्रेंथ। क्लियर। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो गया, मैक्सिमम सेफ लोड रजिस्टिंग कैपेसिटी। बियॉन्ड इट अगर आपने लोड लगाया तो मेंबर फेल ही होगा, कोई चॉइस नहीं है। क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रेंथ। अब पॉइंट ये आता है कि मैं स्ट्रेंथ को मैंने बोला सेफ लोड रजिस्टिंग कैपेसिटी। लोड की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो लोड मेरे पास में टेंसाइल लोड हो सकता है, कंप्रेसिव लोड हो सकता है, फ्लेक्सर लोड यानी कि बेंडिंग हो सकता है, शियर, टॉर्सन, व्हाटएवर कुछ भी हो सकते हैं। आप ये सारे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखता हूं, अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखता हूं तो दिखती सी बात है कि भी किसी भी बॉडी पे अगर आपने पीटी फोर्स लगाया है, टेंसाइल फोर्स या लोड लगाया है, तो ये मैक्सिमम कितना रजिस्ट करेगा, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। अगर आपने इस बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाया है तो ये बॉडी कितना यहाँ पे रजिस्ट करेगी, वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। अगर मैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो मैं ये अच्छे से जानता हूं कि लोड जो लगता है वो ऐसे लगता है, तो ऐसे लोड लगेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड, इसको ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं। जब ये लोड लगेगा तो बॉडी क्या करेगी, ऐसे करेगी, बेंट होगी। बेंट होगी तो हम ये जानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट है वो किस में है, कंप्रेशन में, बेंडिंग कंप्रेशन में। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है वो किस में है, बेंडिंग टेंशन में है। हम ये जानते हैं कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है, टेंशन में वीक होती है। कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग और टेंशन में वीक होती है। तो किसी भी पर्टिकुलर अगर मैं सेक्शन पे देखूंगा तो उस सेक्शन के अंदर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट कंप्रेशन में और न्यूट्रल एक्सिस के कंक्रीट नीचे, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है वो टेंशन में है। मैं ये अच्छे से जानता हूं कि भी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो होती है 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की कितनी होती है, 10% होती है। तो भाई सीधी सी बात है, एक ही मेंबर पे जब आप लोड लगा रहे हैं तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे कंक्रीट दो अलग अलग तरह का बिहेवियर दे रहा है। ऊपर आ रहा बेंडिंग कंप्रेशन, नीचे आ रहा बेंडिंग टेंशन। टेंशन में वीक है तो दिखती सी बात है कि भाई इस सेक्शन पे ये मेंबर कितना लोड लेगा, ये डिसाइड किया जाएगा कि इन दोनों में से जिसमें पहले फेल होगा। पहले फेल किसमें होगा, जिसकी कैपेसिटी कम है, दैट इज द टेंशन, बेंडिंग टेंशन। तो भाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होगी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो जाएगी इट इज द बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि बेंडिंग में, टेंशन में कितना मैक्सिमम लोड ले रही है वो उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो जाएगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो जब एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो ये कितना लोड लेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब एक्सियल लोड लगा रहे तो कितना लोड ले रहा है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्लियर। तो स्ट्रेंथ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम लोड, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, यहां तक ये सेफली रजिस्ट कर लेगा, बियॉन्ड इट ये फेल ही होगा, चॉइस नहीं है। तो उसके रेस्पेक्ट में हमने तीन अलग अलग डेफिनेशन यानी कि तीन अलग अलग लोड के रेस्पेक्ट में हमने बात करी है। एवरीवन क्लियर, से यस और नो, यस और नो। चलिए, तो इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग लगाइए, इसी के अंदर मैं सारे पॉइंट बता देता हूं आपके पास जो भी इसमें लिखे गए हैं, राइट। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो हेडिंग लगाइए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और स्ट्रेंथ को लिखिए मैक्सिमम सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। स्ट्रेंथ को लिखिए मैक्सिमम सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी,
मैक्सिमम सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, दैट इज द स्ट्रेंथ। जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं ठीक वैसे ही लिखना है। चलो, तो अब रजिस्टिंग को एरो करके ये लिख लीजिए जो यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज ये जो लिखा गया है स्ट्रेस। रजिस्टिंग को एरो करके लिखिए स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू पी आई इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज द स्ट्रेस, दैट इज द स्ट्रेस। मेंस के क्वेश्चन होगा क्लास में, बिल्कुल होगा। आप सब्जेक्ट को लेके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आप फोकस करिए जो करंटली चल रहा है। स्ट्रेस क्या हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। इंटरनल फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, चलिए अब यहां पे नोट करके लिख लीजिए, फॉर एनी मेंबर, एनी बॉडी, मेंबर या बॉडी कुछ भी लिख लीजिए, स्ट्रेस इज वेरिएबल। स्ट्रेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल, जबकि स्ट्रेंथ क्या रहता है? स्ट्रेंथ हो जाएगा दैट इज कांस्टेंट। तो फॉर एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए अगर हम बात करें तो स्ट्रेस वेरिएबल होता है, जबकि स्ट्रेंथ जो होती है वो कांस्टेंट होगी। स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगी। ओके, रिपीट कर देता हूं। स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम सेफ लोड रजिस्टिंग कैपेसिटी। तो रजिस्टिंग को हम लोग स्ट्रेस के द्वारा शो करते हैं, दैट इज पी आई बाई ए, यानी कि इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। और यहां से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि किसी भी बॉडी के लिए स्ट्रेस वेरिएबल होता है, जबकि स्ट्रेंथ क्या होती है? कांस्टेंट होती है। मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू इज नोन एज द स्ट्रेंथ। तो यहां से आप नोट 2 करके लिख सकते हैं, नोट 2 करके लिख सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू इज नोन एज स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू इज नोन एज स्ट्रेंथ। इससे ज्यादा ये रजिस्ट नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा ये रजिस्ट नहीं कर पाएगा।